नमस्कार दोस्तों, वक्फ बोर्ड क्या है, ये कैसे कार्य करता है और विवाद का कारण क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अभी अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा 14 बड़े बदलावों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को पेश किया गया है। कौन कौन से बड़े बदलाव देखे गए हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्फ या वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो सुनिए ध्यान से, वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग धार्मिक कार्यों के लिए दान करते हैं, या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपनी जिस संपत्ति को, जिस जायदाद को धार्मिक कार्यों के लिए या जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, मदरसा मस्जिद बनाने के लिए, उसे वक्फ संपत्ति या वक्फ जायदाद कहा जाता है। और ये चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती है। और जो बोर्ड इस वक्फ संपत्ति या वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, इसका रखरखाव करता है, उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। भारत में मुसलमान समाज में दो प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। दोनों के अपने अलग अलग बोर्ड होते हैं। शिया वक्फ बोर्ड भी होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी होता है। एक तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है भारत में, इसके अलावा 32 स्टेट वक्फ बोर्ड भी होते हैं। जैसे आपको मेरे पीछे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यह बता देता हूं कि इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं या इसमें कौन कौन इसके सदस्य बनते हैं। मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, मुस्लिम जज, मुस्लिम वकील या मुस्लिम बुद्धिजीवी इसके मेंबर बनते हैं। इसके अंदर मुस्लिम महिलाओं को मेंबर नहीं बनाया जाता और गैर मुस्लिम व्यक्तियों को भी मेंबर नहीं बनाया जाता। किसी अन्य दूसरे धर्म के लोगों को भी मेंबर नहीं बनाया जाता है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि यह भी एक विवाद का कारण है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता या इसमें गैर मुस्लिम लोगों को मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता इस बोर्ड का। दूसरा, पहली बार 1954 में नेहरू जी के टाइम पे वक्फ अधिनियम पास किया गया और वक्फ बोर्ड को कुछ शक्तियां प्रदान की गई। इसके बाद में समय समय पर और बहुत सारे वक्फ संशोधन अधिनियम आते रहे और कानून बनते रहे। लेकिन कांग्रेस की सरकार के टाइम पे 1995 में इतना ज्यादा पावरफुल कानून बना दिया गया, यहीं से सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है। 1995 के वक्फ अधिनियम के माध्यम से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई। जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको विशेष दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट से ऊपर उठाकर छोटी सी न्यायपालिका के रूप में या ट्रिब्यूनल के रूप में स्थापित कर दिया गया। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी की जांच कर सकता है और एक बार वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो उसको फिर आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी जिला अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल ने अगर यह बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो मतलब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसको फिर किसी भी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या किसी अन्य जिला अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर उसने दावा कर दिया तो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी प्रकार का कागज या प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि बड़े पैमाने पर जब भी किसी कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है या कोई मस्जिद बनाई जाती है, तो उसके आसपास की जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता देता है, अपनी प्रॉपर्टी बता देता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बता दिया है, यदि उस व्यक्ति के पास कागजात नहीं है तो प्रॉपर्टी अपने आप ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान ली जाएगी और इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी प्रकार का प्रमाण या कागज देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो बड़े सबसे यहां पर विवाद खड़े होते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने एक बार कह दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो वही फाइनल डिसीजन है, उसको किसी अन्य कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा, इसके अलावा बड़े पैमाने पर अगर किसी व्यक्ति के पास में अपनी निजी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, उसको अगर वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया तो उसकी मान ली जाएगी, वो लड़ाई लड़ेगा और अंतिम रूप से डिसीजन भी वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही लेगा, कोई और अदालत डिसीजन भी नहीं लेती है। और इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड का मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता या अन्य समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड का मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता, ये सारे के सारे विवाद खड़े होते हैं। देखो, भारत में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय सेना के पास है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन आती है भारतीय रेलवे के पास और तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा जमीन आती है वक्फ बोर्ड के पास। भारत में अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात की जाए, 8,55,000 से भी ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। इसमें यूपी में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। यूपी के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 से भी ज्यादा संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पास
15,380 से भी ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं और इसी को बात को लेकर, इस विवाद को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा होता है और वर्तमान की जो एनडीए की सरकार है वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करवाना चाहती है, कुछ परिवर्तन करवाना चाहती है। पिछले साल आपको पता है अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक हमारी संसद में पेश किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था। इसके ऊपर बड़ा विवाद देखने को मिला और विवाद को देखते हुए पिछले साल अगस्त के महीने में 31 सदस्यों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था कि भाई एक कमेटी बना दी गई है, संयुक्त संसदीय समिति, और वक्फ अमेंडमेंट बिल ये जो लोकसभा में पेश किया गया है इसके अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सारे की सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। यहां पर 31 मेंबर के अंदर पक्ष के भी नेता हैं और विपक्ष के भी नेता है, रूलिंग पार्टी के भी सांसद हैं और अपोजिशन पार्टी के भी सांसद है, यानी एनडीए अलायंस के भी सांसद है और इंडिया अलायंस के भी सांसद है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी पिछले साल, तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष बने वो बने जगदम्बिका पाल, ये बीजेपी के एक सांसद है। अच्छा, जब ये कमेटी जांच कर रही थी, कुछ बदलाव कर रही थी, तो जो रूलिंग पार्टी है यानी जो एनडीए अलायंस के सांसद थे उन्होंने 14 बड़े बदलावों का सुझाव दिया। वही जो अपोजिशन पार्टी के सांसद थे, अपोजिशन पार्टी या विपक्ष के जो सांसद इस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने 44 बदलावों का क्या दिया, सुझाव दिया। ये जो रूलिंग पार्टी के सांसदों ने 14 बदलावों का जो सुझाव दिया, इनको सबको मान लिया गया और अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो 44 बदलावों का सुझाव दिया गया था इसको वोटिंग करवाकर खारिज करवा दिया गया। यह भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एनडीए अलायंस के सांसदों यानी पक्ष की पार्टी के, रूलिंग पार्टी के जितने भी सांसदों ने जो बदलाव करने की बात की, उन 14 के 14 बदलावों को मान लिया गया है और अपोजिशन पार्टी के जो सांसद इसमें थे जिन्होंने 44 से ज्यादा बदलाव करने की बात पेश की थी, उन 44 के 44 बदलावों को खारिज करवा दिया गया है और 16-11 से मतदान के माध्यम से इसको फेल करवा दिया गया है। इस कमेटी को एक काम सौंपा गया था कि आपको 29 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करनी है। कब तक रिपोर्ट पेश करनी है? आपको 29 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करनी है। तो अभी इसने कहा कि भाई 29 जनवरी को तो हमने फाइनलाइज कर दिया है और अभी आज यानी 30 तारीख को हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब, उनको ये 655 पेज की किताब पेश कर दी गई है और अपोजिशन ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इस कमेटी के अंदर अपोजिशन के 10 सांसद हुआ करते थे, 10 सांसदों को असाउद्दीन ओवैसी को इंक्लूड करते हुए उनको बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा अपोजिशन ने यह भी आरोप लगाया कि असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह भी कहा गया कि मौलिक अधिकार का हनन है, फंडामेंटल राइट का हनन है, धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। बहुत सारे आरोप अपोजिशन पार्टी ने लगाए गए। खैर वो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंज किया गया, इसके माध्यम से क्या क्या बड़े बदलाव किए गए। देखो, जो पहले वाले कानून थे वो इस तरफ है, नए वाले कानून इस तरफ है। पहले क्या होता था कि यदि किसी प्रॉपर्टी का वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया ना, तो उसकी अपील आप केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही कर सकते हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी प्रॉपर्टी का दावा कर दिया तो उसकी अपील आप केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। उससे आगे आप किसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य अदालत में उसकी अपील नहीं कर सकते थे। अब क्या बदलाव कर दिया गया कि ट्रिब्यूनल के अलावा आप किसी जिला अदालत में, सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। पहले क्या प्रावधान था कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो फाइनल फैसला ले लिया वही फैसला फाइनल होता था, उसके फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन नया बदलाव क्या कर दिया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई भी फैसला किया है उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह वाला नया प्रावधान कर दिया गया है। पहले क्या प्रावधान था कि कोई भी ऐसी जमीन पर मस्जिद होती थी या इस्लामिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई होती थी, वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या जमीन है जिसके ऊपर कोई मदरसा है या कोई मस्जिद है या इस्लामिक धार्मिक कार्यों के लिए यूज होती है, तो वो अपने आप ही वक्फ बोर्ड की ऑटोमेटिक ही हो जाती थी। लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया कि जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दान नहीं करता तब तक वक्फ बोर्ड की वो जमीन अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होगी। जब तक कोई व्यक्ति खुद दान नहीं करता प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के लिए तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। पहले ऑटोमेटिक ही वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। और एक नया बदलाव मैंने आपको बताया था कि पहले गैर मुस्लिम व्यक्तियों को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता था या मुस्लिम महिलाओं को मेंबर नहीं बनाया जाता था, यह प्रावधान था पहले। अब क्या चेंज कर दिया गया कि 2 तो इसमें मुस्लिम महिलाएं होंगी और 2 अन्य समुदाय के लोग होंगे। हिंदू धर्म के हो सकते हैं, जैन बौद्ध पारसी अन्य धर्मों के हो सकते हैं। तो पहले महिलाएं नहीं होती थी और किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति मेंबर नहीं होता था। अब महिलाएं भी मेंबर होगी, मुस्लिम महिलाएं भी, और 2 अन्य समुदाय के व्यक्ति मेंबर होंगे। तो ये 4 बड़े बदलाव आपके सामने हैं। तो अब इसको लोकसभा में प्रेजेंट
प्रेजेंट किया जाएगा और बहुमत सिद्ध करवाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा दोनों सदनों में, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, तब जाके बदलाव आ जाएगा, कानून चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।